Guys, this is Kamlesh Verma and this is Economics Shield series and this is chapter number 2 monetary policy of our Economics Shield series. Okay, so in the last four lectures, okay, we have studied about inflation. Okay, inflation is basic of whole of the Indian economy. जिसको इन्फ्लेशन समझ में आएगा उसको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आएगी तो इंडियन गवर्नमेंट की वर्किंग भी समझ में आएगी. ठीक है, तो जिसने भी इन्फ्लेशन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको देखने की रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप लोग देखें और उसके बाद ही आप मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर देखें, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा. बिकॉज बेसिक्स मैं दोबारा यहाँ कवर नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स टू कंप्लीट द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, 2 आवर्स, इट इज़ नॉट 4, इट इज़ आवर्स. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले तो हमारे पेड कोर्सेज के बारे में. तो आप सब जानते हैं हमारा पीजीपी ग्रुप चल रहा है एंड दिस टाइम फ्रॉम आर पीजीपी ग्रुप अप्रॉक्सीमेटली 40+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेंस, जिसके प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल अरोरा आईएएस में. और साथ ही साथ हमने रिसेंट में अभी कुछ टेस्ट सीरीज़ चालू की है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स मंथली टेस्ट सीरीज़, जिसका प्राइस 4999 रुपीज़ है. इसको आप परचेज कर सकते हैं एंड देयर आर सम ऑफ द माइंड मैप्स विच आर अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट फ्रॉम आवर साइड. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी समझनी है, मैंने बोला. तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली फॉर्म कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं. ठीक है, ओनली इंटरेस्ट रेट्स आर डिसाइडेड बट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई. ठीक है, आरबीआई को टारगेट रहता है कि आपको ये करके देना है. सो आरबीआई बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी और हर बार अप्रॉक्सीमेटली 2 साल में आप 2 मिनिमम क्वेश्चंस आपको आरबीआई से मिल जाएंगे. देखो, आरबीआई को हमें 2 पार्ट में पढ़ना है. एक है बेसिक्स ऑफ आरबीआई जिसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, और दूसरा है करंट रिलेटेड टू आरबीआई. और करंट से क्वेश्चन आ जाते हैं आरबीआई में या तो बेसिक्स आ जाएंगे. ठीक है, मतलब दोनों ही पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको दोनों में काफ़ी फोकस करके चलना पड़ेगा. ओके, तो अब हम चालू करते हैं आरबीआई से. जो आरबीआई है, आरबीआई इज कॉल्ड एज अपेक्स अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. मतलब जो बैंकिंग को रेगुलेट करने की पावर है वो आरबीआई के पास है. आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं आरबीआई सारे बैंक्स का हेड होता है, बैंक्स की मैनेजमेंट करता है, बैंक्स कैसे रन होने चाहिए वो सब देखता है. ठीक है, बट याद रखना इट डजेंट डिसाइड द पॉलिसीज ऑफ बैंक. ठीक है, बैंक्स आर ऑटोनॉमस टू डिसाइड देयर पॉलिसी. बस वो कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. बैंक को कंट्रोल करना वर्सेस बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना. बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना मतलब ओवरऑल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए बैंक की, मतलब किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, बस वो बताता है. ये नहीं बताता कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट रखना है या इतना रेपो रेट रखना है. ये सब वो कुछ नहीं बताता. मतलब रेपो रेट तो खुद आरबीआई डिसाइड करता है. मतलब इंटरेस्ट रेट और जो भी उनकी पॉलिसीज होती है वो उन सब में इंटरफेरेंस नहीं करता है. बस एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने में. ठीक है, और बाकी जो इंटरेस्ट रेट और जितने भी एफडी आरडी ये सब होते हैं वो बैंक्स खुद ही डिसाइड करते हैं. समझ गए? आरबीआई इज एपेक्स अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम नॉट ऑफ बैंक्स. ठीक है, लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है इसलिए मैंने बताया कि इट इज़ नॉट बैंक, इट इज़ बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. बैंकिंग सिस्टम इज द ओवरऑल सिस्टम. ठीक है, कि सारे बैंक्स किस डायरेक्शन में जाने चाहिए और इसके लिए भी नो फोर्सिंग. जस्ट आरबीआई अपनी पॉलिसीज लाएगा और हिसाब से बैंक को जाना पड़ता है और बैंक्स खुद अपने आप को ऑटोनोमसली गवर्न करते हैं. फाइन. अब देखो आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी. तो आरबीआई की फॉर्मेशन ब्रिटिश एरा के दौरान हुई थी. देयर वाज अ एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934. ठीक है, ब्रिटिश एरा के दौरान पे आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया था. ठीक है, और उसके बाद 1935 मतलब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन के निकला था. मतलब एक्ट के 1 साल बाद आप कह सकते हैं हमारा आरबीआई फंक्शन में आया था. ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आरबीआई 1935 में आया था और मुगल्स के जो कॉइन्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 1865 के आसपास चलना बंद हो गए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कॉइन्स और जो नोट्स रहते थे, मतलब जो करेंसी रहती थी, वो कौन प्रिंट करता था? तो वो जो फंक्शन था दैट वाज परफॉर्म बाय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. अब आप पूछेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, अभी ये कहाँ है, अभी क्या स्टेटस है इसका, अभी क्यों बंद कर दिया गया, आरबीआई को क्यों कंटिन्यू किया गया, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में है एंड आई नो दैट. लेकिन इसका जो आंसर है वो आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा व्हेन आई विल स्टार्ट विद बैंकिंग, दैट इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग. तो मैं वहाँ पर आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा. बस अभी के लिए आप इतना याद रखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज द बैंक विच वॉज मैनेजिंग करेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया समझ रहे हो ना, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर थी इंडिया में, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, याद रखना ये लोग बैंकिंग को रेगुलेट नहीं करते थे. लेट मी बी वेरी क्लियर कि भले वो आरबीआई हो चाहे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो, वो लोग बैंकिंग को रेगुलेट नहीं करते थे. वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ
ब्रिटिश इंडिया के लिए करेंसी प्रिंट करते थे और हल्की फुल्की बस गाइडलाइन देते थे। उस टाइम पे बैंक्स काफ़ी फ्रॉड किया करते थे बिकॉज उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। दे वर वर्किंग ऑन देयर ओन, सिंपल, ठीक है। इसके बाद सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ज़रूरत पड़ने वाली थी कि कोई उसके लिए भी करेंसी प्रिंट करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया 1949 में, जिसका नाम था 1949 आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली 1 जनवरी 1950 से आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी बन गई। इस एक्ट का क्या मतलब कैसे एकदम से पास हो गया? देखो, वो जो आरबीआई था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे वो प्राइवेट बैंक था, सोचो, एक प्राइवेट बैंक वाज इशूइंग द करेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें जितने भी लोगों के पास शेयर थे, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली हर किसी के पास कुछ ना कुछ 20%, 50%, 30% से शेयर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे शेयर खरीद लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारे शेयर खरीद लिए तो ये बैंक बन गया एक गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। और इसी को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है। और एक चीज़ और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सोल ओनर ऑफ दिस गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। इसलिए आपको याद है लास्ट ईयर एक ऑटोनॉमी वाला इश्यू आया था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको कुछ पॉलिसी इश्यूज में गाइडलाइन दे सकती है कि नहीं दे सकती है, या फोर्स कर सकती है कि नहीं कर सकती है। एंड सेक्शन 7 के अंदर इट इज़ अलाउड, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सोल ओनर ऑफ दिस बैंक ना। पीएसयूज में सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है, तो इन द सेम वे ये भी कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है दैट शुड बी ऑटोनॉमस, उसके भी अपने रीज़न है। तो ये करंट इशू था, तो इसको पूरे डिबेट को हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो आरबीआई है उसको ऑटोनॉमस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि जो आरबीआई है पहले वो एक, आप कह सकते हैं, प्राइवेट बॉडी थी, सिर्फ और सिर्फ करेंसी प्रिंट करती थी, कुछ खास ओवरऑल गाइडिंग पावर नहीं थी जैसे कि आज है। आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करती है और भी बहुत सारे काम करती है, वो सब पहली पावर नहीं थी। तो वो सब पावर देने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। और इस एक्ट ने आरबीआई को बाहुबली बना दिया, द रियल बाहुबली। ओके, माई आरबीआई इज माई रियल बाहुबली, समझ गए ना? ओके, तो ये एक्ट क्या करता है? देखो, ये एक्ट एक्चुअली कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, मतलब इस तरीके एक ढांचा है, आप कह सकते हो। ये हड्डी का कुछ तरीके से ढांचा बना हुआ है, स्केलेटन है, जो कि मतलब बताता है कि कमर्शियल बैंक कैसे गाइड होनी चाहिए, कैसे सुपरवाइज होनी चाहिए। और ऊपर जो स्किल लगाने का काम है वो आरबीआई की पॉलिसीज़ करती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब इसमें जो इतनी स्किन लगाई है ऊपर से वो आरबीआई ने लगाई है, ओके। तो जैसे कि अब कौन किस टाइप की स्किल्स लगाई, मतलब किस टाइप के प्रोविजंस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किस किस बैंक को लाइसेंस देना है, ये इसके अंडर किया जाता है। इसके बाद जो बोर्ड्स का मैनेजमेंट, बोर्ड के जो आप कह सकते हैं डायरेक्टर, मैनेजमेंट, इन सबको गाइडलाइंस इशू करना, अपॉइंटमेंट देखना, सुपरवाइज करना, ये भी इसी के अंदर आता है। साथ ही साथ अगर बैंक को अपनी जो ब्रांचेस बढ़ानी हो तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो सब इसी के अंदर रखे जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे, जितना भी आप कह सकते हैं आरबीआई गाइडलाइंस इशू करती है बैंक के ऊपर, ठीक है, तो वो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर होती है। फाइन, ओके, नो इशू। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई के ऊपर। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आरबीआई बोर्ड क्या होता है, आरबीआई बोर्ड के अंदर कितने मेंबर होते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर करंट में आगे, इसका मतलब ये नहीं है कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ करंट में जाए मतलब ये नहीं कि यूपीएससी को पूछ ही लेगी, ओके। देयर इज़ अ वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम करंट ऑल्सो। तो अब हम सिंपल स्ट्रक्चर समझते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है आरबीआई गवर्नर इज एट द टॉप, आरबीआई गवर्नर इज एट द टॉप। उसके नीचे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, याद रखना। पहले जो उर्जित पटेल साहब थे, ही वॉज ऑल्सो अ डेप्यूटी गवर्नर, इसके बाद वो आरबीआई गवर्नर बन गए। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कुछ चलते हुए इशू पे रिज़ाइन कर दिया अपना, ठीक है। और जो पहले आरबीआई गवर्नर थे, जब 1935 में इनाग्रेट हुआ था ये, तो उस टाइम पे जो गवर्नर बने थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था उनका? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर है, आप सब जानते हैं ब्रिटिश छोड़ के चले गए, तो उसके बाद कुछ इंडियन आरबीआई गवर्नर भी बनेंगे। तो पहले जो थे वो सीडी देशमुख थे, ओके। इनका बहुत ही बड़ा रोल है। अगर मेंस का टाइम होता और कुछ पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन होता तो उनकी जो अचीवमेंट्स थी वो बताने में भी काफ़ी अच्छा लगता। यू शुड रीड अबाउट सीडी देशमुख, ठीक है। फॉरेनर से भी काफ़ी तारीफ मिलती थी इन्हें। और जो एट प्रेजेंट है ही शांतिकांत दास। इससे पहले कौन थे? हमारे उर्जित पटेल साहब, ठीक है, उर्जित पटेल साहब। अब हम आरबीआई के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। अब यूजुअली लोग आपको पता नहीं किस तरीके से बता देते हैं, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, बट वी विल कैटेगराइज इट, ओके, लाइक अ इकोनॉमी स्टूडेंट। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक होते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस, दूसरे होते हैं नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन। ट्रेडिशनल फंक्शन को बाद में देखेंगे, पहले नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन को समझते हैं।
नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन वो होते हैं जो कि आरबीआई को गवर्नमेंट असाइन करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ट्रेडिशनल फंक्शन वो होते हैं जो कि बीइंग आरबीआई मतलब बीइंग सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, आरबीआई हैज़ मोनोपोली ओवर इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में करेंसी कौन प्रिंट करता होगा? उनका सेंट्रल बैंक जिसका नाम है यूएस रिजर्व फेडरल। ओके, अब वो क्यों प्रिंट कर रहा है? बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल बैंक। उसको कुछ मतलब हर देश के सेंट्रल बैंक को कुछ पावर दी गई है, तो वो हम कैटेगराइज करते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर, जैसे कि बैंकिंग को रेगुलेट करना, इसके बाद करेंसी इशू करना, एक्टिंग एज बैंकर टू गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फंक्शन। लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम देर आर सम फंक्शंस विच आर असाइंड टू आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग आरबीआई कुछ रिपोर्ट्स भी प्रिंट करता है। ठीक है, वो क्यों कर रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को बोला है कि भैया आप हमारी तरफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाओ। ठीक है, अगर मान लो आज से कुछ 4 से 5 साल बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा हो जाता है, मान लो पूरे 130 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट हो जाते हैं, तो आरबीआई उससे पेंशन छीन लेगा, बोलेगा जब कंप्लीट हो गया तो क्या ज़रूरत है। हो सकता है उस टाइम पे कुछ नया पेमेंट आए, लाइक सबको पेटीएम मुहैया करवाना या गवर्नमेंट का भीम ऐप मुहैया करवाना, तो वो नया फंक्शन बन जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट आरबीआई को टाइम टू टाइम असाइन करती है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बस याद रखना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं, बिकॉज यूपीएससी डिटेल में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगी, एक ही स्टेटमेंट पूछेगी, वो भी मैक्सिमम चांसेस है प्रीलिम्स में। मेंस में आरबीआई कम आता है। ठीक है, अगर कुछ इशू हो गए हैं लाइक करंट से एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक से आ सकता है। लाइक फर्स्ट इज इट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो सब वहीं पर रहता है। इसके बाद गवर्नमेंट लोन लेती है, ये सब फलाना ढिंकाना। इट एक्ट्स द डेप्ट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। तो दैट इज़ बैंकर टू गवर्नमेंट। मतलब एक तरीके से आप बैंकर टू गवर्नमेंट में दो फंक्शन आ जाते हैं। एक तो लाइक नॉर्मल बैंक की तरह काम करता है, ठीक है, ऐसे लोन देना, उसके पैसों को मैनेज करना, और दूसरा जाता है डेप्ट फंक्शन। ठीक है, और डेप्ट फंक्शन और ये जो बैंकर टू गवर्नमेंट, ये दो याद रखना दोनों बैंक्स को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। ठीक है, डेप्ट मैनेजमेंट जानते हो ना? ओके, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ओएमओ में पढ़ लेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ठीक है, बट शॉर्ट में फिर भी बता दिया है कि गवर्नमेंट का डेप्ट होता है। ठीक है, आपको पता है कि गवर्नमेंट खुद से तो यूजुअली लोन लेती नहीं है, वो आरबीआई को बोलती है कि भाई आप हमारे लिए पैसे लेके आओ, हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उसी को डेप्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, और इट एक्ट्स अ बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब जब भी टाइम पड़ती है गवर्नमेंट को, तो वो उस टाइम पे बैंक को लोन, मतलब गवर्नमेंट को लोन देता है। इसके बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट के पैसे को भी मैनेज करता है। ठीक है, तो ये इट एक्ट्स द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, मतलब बैंकर टू द गवर्नमेंट। इन द सेम वे इट ऑल्सो एक्ट्स बैंकर टू द बैंक्स। ठीक है, बैंक का भी सेम, मतलब टाइम पे जब जैसी नीड आएगी तो उनको लोन देगा, या अगर उनको कुछ उधारी की ज़रूरत है तो उधारी देगा, मतलब बहुत सारे काम करता है उनके लिए। साथ ही साथ आरबीआई इज़ ऑल्सो अ बैंकर टू द बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब मान लो कि अगर बैंक्स जो हैं उनको कोई भी लोन देने को तैयार नहीं है, तो उस टाइम पे आरबीआई आता है, इसलिए इसे कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेम वे में आरबीआई इज ऑल्सो अ लेंडर ऑफ लास्ट, दैट मीन्स लास्ट रिजॉर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पे करेंसी प्रिंट करवा सकती है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के लिए सेम फंक्शन है, दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट एज वेल एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, इस बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, एंड सम कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी। अब कौन कौन सी एनबीएफसी को कंट्रोल करता है ये हम पढ़ेंगे एनबीएफसी के टॉपिक में, जब हम बैंकिंग कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई कौन कौन सी टाइप की एनबीएफसी को कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखना सारी एनबीएफसी को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ कुछ ही एनबीएफसी को कंट्रोल करता है, जो कि हम वहाँ देख लेंगे। और इट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शेड्यूल्ड बैंक को अपनी ब्रांचेस खोलनी हो, एक्सपेंड करना हो, ठीक है, तो एक रूल है कि सबसे पहले आप 1/4 ऑफ द ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोलो, इसके बाद शहर में जहाँ भी खोलनी है खोलते रहो, हम कोई आपके मामले में इंडल्ज नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। बस मैंने एक एग्जांपल दिया किस तरीके से आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। देखो, अब सिंपल सी बात है, बैंक्स जो हैं वो रूरल एरिया में जाके काम नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ह्यूमन वर्क नहीं मिलता है, अगर यहाँ से शहर से ले जाओ तो लोग वहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आरबीआई बैंक्स को अपनी पॉलिसी थ्रू प्रेशराइज करता है कि भैया आप रूरल एरिया में कुछ ना कुछ करो, इसके बाद ही शहर में करने देंगे। ओके, दैट इज हाउ इट कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, हमने समझ लिया बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है एंड लास्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फाइन, और ट्रेडिशनल फंक्शन देखते हैं, जैसे कि इट फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। भाई पूरे इसमें तो हमें यही देखना है,
ठीक है, OMO देखना है, SLR देखना है, CRR देखना है, तो उसको आगे देखेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। इट इज़ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। आप सब जानते हैं हमारा जितना भी फॉरेक्स आता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी रहती है, लाइक यूरो हो गई, येन, इसके बाद डॉलर्स हो गए, ये सबको रखता कौन है? इन सबको RBI रखता है, ठीक है, फॉरेक्स। इस टाइम पे $450 बिलियन के ऊपर चल रहा है हमारा फॉरेक्स। ये सब भी पता होगा आपको, ठीक है, अगर करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं तो। करंट पढ़िए, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद जो RBI है, ठीक है, ये 1 रुपये से ऊपर के, ठीक है, एक रुपये के ऊपर से जितने भी नोट्स होते हैं वो RBI इशू करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, इशूज द करेंसी अबव द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1। दैट्स वाई ₹1 नोट साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, इट कैन ओनली इशू नोट्स। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो ₹1 से, मतलब सॉरी नॉट ₹1, जो ₹1 से ऊपर का नोट होगा, ठीक है, अगर ₹1 से जो भी नोट होगा, जैसे ₹2 का, ₹3 का, ₹4 का तो नहीं आता, ₹3 का भी नहीं आता, ₹2 का नोट आता था पहले, ₹5 का, ₹10 का, इन सब में RBI गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन जो ₹1 का नोट होता है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, बिकॉज दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय RBI। ठीक है, इसको याद रखना। और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो भी RBI इशू नहीं करता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, ये मत भूलना। ₹1 से ऊपर के नोट प्लस जितने भी कॉइन्स होते हैं सर्कुलेशन में, बोलो ₹10 का कॉइन हो, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। लेकिन ₹1 से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं, 10,000 का नोट हो, 2,000 का नोट हो, 5,000 का नोट हो, ₹1,000 का नोट हो, सब की सब RBI इशू करेगी। ठीक है, लेकिन जो कॉइन्स इशू किए जाते हैं, ये जो कॉइन्स इशू किए जाते हैं और ₹1 का नोट जो इशू किया जाता है, ठीक है, वो सब के सब ₹1 का नोट प्लस जितने भी कॉइन्स इशू किए जाते हैं उनको मार्केट में सर्कुलेट करवाने की जिम्मेदारी RBI की होती है। ठीक है, मतलब साइन और थप्पा जो भी खर्चा होगा ₹1 के नोट में और जितने भी कॉइन्स है गवर्नमेंट का, लेकिन जो इनको सर्कुलेट करेगा, मतलब मार्केट में लाएगा, वो RBI करेगा। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ ये लोग सिर्फ बना के दे रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग कौन कर रहा है? उसकी RBI कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं ₹2 के ऊपर के, उन सब की मार्केटिंग भी RBI कर रहा है, साथ ही साथ उनको इशू भी RBI कर रहा है। बस यहाँ पर पैसे गवर्नमेंट के लग रहे हैं इनको इशू करने में, और मार्केटिंग में पैसे किसके लग रहे हैं? RBI के लग रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि RBI कितना पैसा प्रिंट कर सकती है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर बेसिक्स में कि गवर्नमेंट कुछ लिमिट से ऊपर पैसे प्रिंट नहीं करती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने बताया था कि इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, हमारे यहाँ सब प्रोडक्ट आएंगे नहीं ज़्यादा, मतलब सप्लाई ज़्यादा होगी नहीं, जिससे जो हमारी इकोनॉमी की वैल्यू है गिर जाएगी और अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है कोलैप्स कर जाएगी। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि क्यों RBI सबको मतलब पैसे ऐसे प्रिंट करके बांट नहीं देती है। ठीक है, बट फिर भी उसके लिए नॉलेज के लिए RBI जो हाईएस्ट नोट है वो अप्रॉक्सीमेटली ₹10,000 का इशू कर सकती है। याद रखना, ₹10,000 का जब गवर्नमेंट इससे बोलेगी। और एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10,000 करोड़ RBI निकाल सकती है। ठीक है, इतनी लिमिट है, याद रखना। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर। अभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, बिकॉज वो करंट से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो वहीं पर समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इतना याद रखना कि हाईएस्ट जो नोट होता है, मतलब जो हाईएस्ट नोट होता है वो ₹10,000 का होगा, और एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा जो पैसे निकाल सकते हो 10,000 करोड़ है। मतलब बहुत आसान है, याद रखना। यहाँ पर 10,000 का नोट, 10,000 करोड़। अब आपको लगेगा कि RBI कब मतलब ₹10,000 का नोट इशू करेगी, तो क्यों इतनी बड़ी लिमिट रखी है? सो लेट मी बी वेरी क्लियर। 1970 के आसपास हमारे यहाँ पर 10,000 का नोट हुआ करता था। ठीक है, जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई 1977 में, तो उन्होंने 10,000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया, एंड दैट वाज द फर्स्ट नॉट फर्स्ट, एक्चुअली सेकंड डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन तो नेहरू जी के टाइम पे हुआ था, क्योंकि जब सिंपल सी बात है, जब ब्रिटिश छोड़ के जाएंगे तो हमें अपने नोट चाहिए ना, हमें अपनी करेंसी चाहिए, तो वो तो सिंपल ऑब्वियस था कि वो होना ही था। लेकिन एक्चुअल में अगर देखो पहला डीमोनेटाइजेशन तो 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने किया था, जनता गवर्नमेंट के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ऑलरेडी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में बोल चुका हूँ कि मैं इसको अभी नहीं, बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक, तो ये पूरी स्लाइड क्लियर हो गई, मतलब ट्रेडिशनल फंक्शन लगभग हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। Treasury bills offer are issued at a often, sorry, it is not offer, it is often, it should be often. ठीक है, often are issued at a discount from the par value. I am going to give you 10 seconds, you have to attempt the question and your time starts now.
So time is up and the correct answer is 2 and 3. Now let us see how. देखो यहाँ पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मैंने बताया था कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। मैंने बताया था कि वो दोनों का डेप्ट मैनेज करता है, दोनों का बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, साथ ही साथ दोनों का डेप्ट मैनेजर भी है। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। अब देखो 3 दोनों में है तो 3 तो सही होना था। अब 3 को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 3 को भी हटा दो, 3 को पढ़ने की जरूरत नहीं कि बिकॉज इट इज करेक्ट। अब दूसरा वाला पढ़ो। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया बिकॉज मैं से पढ़ाऊंगा आपको मनी मार्केट में, तो अभी आपको जाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप इन 2 ऑप्शन पे पहुंच गए थे, मतलब आपने अगर 1 को एलिमिनेट कर दिया था, तो यू हैव डन अ वेरी वेल जॉब। आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया है बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आपको मनी मार्केट में पढ़ाऊंगा। बट लेट मी वेरी क्लियर, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ट्रेजरी बिल इशू नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज इशू करती है, मतलब बॉन्ड्स इशू करती है, जिनको हम बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। ये सब मनी मार्केट में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये बहुत टाइम है अपने पास। एक और क्वेश्चन, ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, ओके पढ़ाया मैंने। दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग? अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ओके। द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड, ओके। The RBI advises the commercial banks on monetary matters. And your time starts now. And the time is up. Okay. So आपने क्या सोचा इसका आंसर? पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिकॉज मैंने ही पढ़ाया था, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई। मैंने बोला था कि आरबीआई इज बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक एज वेल एज आरबीआई इज बैंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई सही, तो ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। चलो, तो आरबीआई लैंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड, ये भी मैंने बताया था। चलो ठीक है, मतलब ये वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई सही होगा बिकॉज इसमें भी 1-2 है, इसमें भी 1-2 है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट सुनना, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों ने गलती की थी। द आरबीआई एडवाइजेज द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। आप लोगों ने इसको कंफ्यूज क्या कर लिया था, बोला था कि लोग समझ लगे थे कि भैया आरबीआई इनके मॉनेटरी रेट्स डिसाइड करती है, मतलब पॉलिसी रेट जो होते हैं उनके वो डिसाइड करती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आरबीआई एडवाइजेज द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, ठीक है। यूपीएससी के आंसर शीट के हिसाब से आंसर इज 3। अब आपको जो भी लगे, यूपीएससी ने जो बोल दिया वो बोल दिया, भैया आंसर तो डी ही होगा, ठीक है। 1 2 3। अब फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। 20 मिनट भी हो चुके हैं और हमने आरबीआई के बेसिक्स को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फाइन, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।